हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स, जो आपके सेकंड बुक का या बोले तो ऑर्गेनिक का 5th चैप्टर है। इससे पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का 4th लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या पढ़े हैं, चलिए थोड़ा रिविजन करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकंड में हम लोग क्या पढ़े थे? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का एविडेंस देखे थे कि ओपन चेन का क्या क्या एविडेंस है। थर्ड में क्या पढ़े थे? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और फोर्थ लेक्चर में हम लोग किए थे पॉलीसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। तो हम बोल सकते हैं कि 1 to 4 में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये 5th लेक्चर है, यहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन। ये पूरा प्रोटीन बेस्ड लेक्चर होगा, हम लोग पूरा प्रोटीन को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए, एक सफिशिएंट नोट्स डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग मेनली स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। देखिए प्रोटीन है क्या? प्रोटीन एक मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल्स है। किसका? लिविंग सिस्टम का। यहां पे वर्ड जो प्रोटीन यूज होता है, ये कहां से आया है? प्रोटीन एक प्रोटियोस वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग के बॉडी के ग्रोथ के लिए, जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो ग्रोथ के लिए वहां पे क्या होता है? प्रोटीन का जरूरत होता है। या फिर मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग कभी खेलते हैं या कहीं पे गिर जाते हैं या चोट लगता है, क्या होता है? मसल्स, वहां पे जख्म होता है, धीरे धीरे वहां पे खुद अपने आप मसल्स भर आता है। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है? मेंटेनेंस हो रहा है मेरा बॉडी का। तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। या फिर आप कभी कभी देखते होंगे कि क्या होता है, एक कोई पतला दुबला सा लड़का है, 2-3 महीने जिम गया, देख रहे पूरा हट्टा कट्टा हो गया। तो कहां से होता है? क्योंकि वहां पे वो सप्लीमेंट्री लेता है, प्रोटीन लेता है, अपने डाइट में एक्स्ट्रा क्या लेता है? प्रोटीन लेता है, जो उसके बॉडी को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। तो इस टाइप से प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग अगर डेली लाइफ में हम बात करें तो प्रोटीन मिलता कहां से? जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है सभी में प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क हो, बटर हो, कर्ड हो, या फिर पीनट्स हो, पीनट्स में भी क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। या फिर मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, ये सब सोर्स है किसका? प्रोटीन का। तो ये था थोड़ा इंट्रो प्रोटीन के बारे में। अब आते हैं चैप्टर पे। देखिए प्रोटीन एक्चुअल होता क्या है? इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर होता है किसका? अल्फा एमिनो एसिड का। अब बात आती है अल्फा एमिनो एसिड क्या है। तो अल्फा एमिनो एसिड क्या है? इट कंटेन एमिनो NH2 एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें NH2 भी प्रेजेंट है और COOH भी प्रेजेंट है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड बोलेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल समझिए, एक जनरल फॉर्म हम लोग कर रहे हैं किसका? एमिनो एसिड का। ये COOH, यहां पे चलिए NH2, ये R और ये H, ये जनरल फॉर्म है किसका? एमिनो एसिड का। किसका? एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड का। यहां पे R चेंज होता जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड ये बनता चला जाएगा। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो अल्फा एमिनो एसिड होता है, मतलब अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बना है। तो अल्फा एमिनो एसिड का मतलब क्या है? तो समझिए, ये मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा कार्बन। अगर NH2 ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। बीटा एमिनो भी एसिड, ध्यान दीजिए, COOH, C, अगर इस कार्बन पे मेरा NH2 कनेक्ट है तो देखिए क्या हुआ? अल्फा कार्बन। ये क्या हुआ? बीटा कार्बन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये मेरा बीटा एमिनो एसिड है। लेकिन जो मेरा प्रोटीन होता है मेनली किससे मिलके बना होता है? अल्फा एमिनो एसिड से। किससे? अल्फा एमिनो एसिड से। तो ये हम लोगों को पता कैसे चला कि प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो एसिड से मिलके बना है? क्योंकि एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड भी होता है, बीटा एमिनो भी एसिड होता है, डेल्टा एमिनो एसिड भी होता है। तो ये पता कैसे चला कि प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो एसिड से मिलके बना है? जब हम लोग प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी प्रोटीन को वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है अल्फा एमिनो एसिड मिलता है। क्या मिलता है? अल्फा एमिनो एसिड, जो ये प्रूव करता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अल्फा एमिनो एसिड से। नेचर में लगभग 20 अल्फा एमिनो एसिड पाए जाते हैं जिससे मिलकर प्रोटीन बनता है।
अब चलिए आते हैं अल्फा एमिनो एसिड के नेम पे। तो इसका जो नेम होता है ट्राइवियल नेम होता है, दैट मीन्स नेम का फर्स्ट 3 लेटर से इसे क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो इसका जो अल्फा एमिनो एसिड होता है इसका नेम क्या बताता है, नेम इसका बताएगा या तो उसका प्रॉपर्टी बताएगा या फिर उसका क्या बताएगा, सोर्स बताएगा। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, एक ग्लाइसिन एक क्या है, अल्फा एमिनो एसिड है। तो इसका हम नेम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट 3 लेटर यहां पे देखिए क्या है, GLY, तो ये GLY से इंडिकेट किया जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, तो ये जो ग्लाइसिन होता है एक ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोस, इससे मिलके बना है, और ग्लाइकोस क्या होता है, स्वीट इन नेचर होता है। दैट मीन्स ग्लाइसिन में देखिए क्या बता रहा है, उसका प्रॉपर्टी बता रहा है। उसी टाइप का एक टायरोसिन प्रोपेट क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड होता है, क्या, टायरोसिन। इसका फर्स्ट लेटर लीजिए 3, TYR, ये इसका क्या हो गया, इंडिकेट किए हम। अब ये किससे बना है, तो ग्रीक वर्ड टायरोस से मिलके बना है। टायरोस फर्स्ट टाइम कहां से, टायरोस मतलब क्या, चीज, मतलब फर्स्ट टाइम टायरोसिन कहां से मिला था, चीज से मिला था। दैट मीन्स ये जो टायरोसिन है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो अल्फा एमिनो एसिड का नेम होता है वो क्या इंडिकेट करेगा, या तो उसका प्रॉपर्टी इंडिकेट करेगा या फिर उसका सोर्स को इंडिकेट करता है। ये इसका नेम में छिपा होता है। अब समझिए कभी कभी क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड को 1 लेटर से भी इंडिकेट किया जाता है, फर्स्ट लेटर से। दैट मीन्स ग्लाइसिन को हम सिर्फ कैपिटल G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या टायरोसिन को हम क्या, कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है उसके नाम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड या फिर एमिनो एसिड। तो देखिए जनरल टर्म में अभी हम आपको क्या बताएं, अल्फा एमिनो एसिड क्या है, C, एक कार्बोजाइल ग्रुप होगा, एक NH2 ग्रुप होगा, और R, और यहां पे H, R को ऊपर लिखिए नीचे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, R चेंज होता चला जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अल्फा एमिनो एसिड बनता चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा एमिनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी है, और ये NH2 क्या है, बेसिक ग्रुप। ध्यान दीजिए यहां पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, एक बेस के जैसा, कैसा, बेस के जैसा। और ये क्या है, COOH, ये कैसा बिहेव करेगा, एक एसिड के जैसा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अल्फा एमिनो एसिड में एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए अगर नंबर ऑफ COOH और NH2 दोनों इक्वल होगा, दैट मीन्स ना अल्फा एमिनो एसिड एसिडिक होगा ना ही क्या होगा, बेसिक होगा, तो उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो एसिड क्या है, न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड है या न्यूट्रल एमिनो एसिड। क्या बोल रहे हैं, जब नंबर ऑफ COOH और नंबर ऑफ NH2 दोनों इक्वल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड। जस्ट लाइक एग्जांपल, न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन, क्या है, ग्लाइसिन। यहां पे देखिए ग्लाइसिन होता है क्या है, R के जगह पे क्या होता है, H होता है, R के जगह पे H। तो ये आपका क्या है, देखिए किसका एग्जांपल है, न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड का। क्यों, देखिए एक ही COOH ग्रुप, एक एसिड ग्रुप, एक NH2 ग्रुप, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। लेकिन अब सोचिए ये भी एक तो हो सकता है कि R के जगह पे कोई COOH ग्रुप कनेक्ट हो किसी लिंक के साथ, तो वहां पे क्या होगा, COOH ग्रुप का नंबर बढ़ जाएगा इन कंपेयर टू NH2, तो वो एमिनो एसिड क्या कहलाएगा, एसिडिक एमिनो एसिड कहलाएगा। जस्ट एग्जांपल, एसिडिक एमिनो एसिड क्या है, एस्पार्टिक एसिड। जो आपके बुक में जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का जो दिया हुआ डाटा उसमें ये 9 नंबर पे है। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका, एस्पार्टिक एसिड का। तो इस H को हम यहां पे लिखें। अब R की जगह पे देखिए क्या है, COOH, ये CH2। अब यहां पे देखिए COOH, यहां पे भी COOH और एक NH2, तो 2 मॉलिक्यूल कौन आ गया, COOH और एक मॉलिक्यूल NH2। तो ये बेस है और ये दोनों क्या है, एसिड। दैट मींस एसिड का नंबर यहां पे क्या है, ज्यादा है, तो ये कैसा एमिनो एसिड हुआ, एसिडिक एमिनो एसिड। नेक्स्ट आते हैं बेसिक एमिनो एसिड। जस्ट लाइक एग्जांपल क्या है, एस्पाराजीन, जो आपके बुक में 11 नंबर पे है। एस्पाराजीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर है। R के जगह पे देखिए क्या है, CH2 CONH2।
अब इस मॉलिक्यूल में देखिए NH2 यहां पे भी है, NH2 यहां पे भी है, मतलब नंबर किसका बढ़ गया? NH2 का, यानी बेस का। एक ही COOH है तो ये क्या कहलाएगा? एक बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगा। तो इस टाइप से नंबर ऑफ COOH और नंबर ऑफ NH2 के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड। विथ एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं एमिनो एसिड का इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। यहां पे समझिए, इसेंशियल एमिनो एसिड मतलब क्या है? ऐसा एमिनो एसिड जो बहुत ही जरूरी है। सिंपल समझिए, अगर हमारे बॉडी में कोई एमिनो एसिड नहीं बन रहा है लेकिन मेरे बॉडी के लिए वो जरूरी है, तो हम क्या करेंगे? उसको हम लोग डाइट के फॉर्म में आउट ऑफ सोर्स से लेंगे, यानी बाहर से अपने डाइट में लेंगे, तो मेरे लिए क्या हो गया? इसेंशियल हो गया। क्या हो गया? इसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब जो मेरा बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, जिसे हम बाहर से डाइट के थ्रू लेते हैं, वो मेरा क्या है? इसेंशियल एमिनो एसिड। और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या है? जो मेरा बॉडी के अंदर खुद से अल्फा एमिनो एसिड बनता है, दैट मींस बाहर से हमको डाइट के फॉर्म में लेने का जरूरत नहीं है, तो क्या कहलाएगा? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इस टाइप से आपको 2-3 एग्जांपल इसेंशियल एमिनो एसिड का और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का याद होना चाहिए। इसेंशियल कौन? जो मेरा बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, हम बाहर से अपने फूड के द्वारा, अपने डाइट के द्वारा ले रहे हैं, तो क्या हुआ? इसेंशियल हुआ। एग्जांपल देखते हैं, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये क्या है? इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड। तो ये एग्जांपल आपको 2-3 एग्जांपल दोनों का याद होना चाहिए। अब देखिए कंपटीशन एग्जाम में क्या करता है, आपसे पूछ देता है कि बताइए कौन इसेंशियल एमिनो एसिड है जो एरोमेटिक है। तो आपके बुक में आपको स्क्रीन पे लिस्ट दिख रहा होगा 20 अल्फा एमिनो एसिड का, जो वहां पे 16, 17 और 18 नंबर पे क्या है? फिनालानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ये 3 एक ऐसा अल्फा एमिनो एसिड है जो क्या है? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। तो ये कंपटीशन में पूछता है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या क्या? फिनालानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये 3 एक ऐसा एमिनो एसिड है, इसेंशियल एमिनो एसिड, जो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ किसके बेसिस पे? इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अब चलिए हम लोग देखते हैं अल्फा एमिनो एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अल्फा एमिनो एसिड जो होता है कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर सोल्यूबल और हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे एमाइड जो स्ट्रक्चर बनता है वहां पे रेजोनेंस होने के कारण अल्फा एमिनो एसिड में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसी अल्फा एमिनो एसिड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे एक ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्यूटर आयन किसे बोलते हैं, आप इसे नोट कीजिए। ज्यूटर आयन क्या होता है? हम जनरल फॉर्म का बात कर रहे हैं अल्फा एमिनो एसिड का। सी, यहां पे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, O, OH, चलिए यहां पे R लेते हैं, H, और ये क्या है? NH2। तो समझिए एक्वस में होता क्या है? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड क्या देता है? H+ आयन। अब यहां पे समझिए ये क्या है? NH2, 2 लोन पेयर। मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? बेस के जैसा। मतलब ये क्या करेगा? एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो ये H+ यहां से निकलता है, ध्यान दीजिए, ये यहां से ब्रेक होगा, तो ये नेगेटिव और इस पे क्या? पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे, इस मॉलिक्यूल पे, यानी इस लोन पेयर पे अटैक करेगा। किस पे? इस लोन पेयर पे अटैक करेगा। तो देखिए होता क्या है, यहां पे ये बनता क्या है? जब ये हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा तो क्या होगा? H3N+, क्योंकि अपना लोन पेयर दे दिया इसलिए प्लस आ गया। C, यहां पे क्या है? H, और ये R, C, 2 ऑक्सीजन, OO-, यही मेरा क्या कहलाता है? ज्यूटर आयन कहलाता है। अब यहां पे समझिए ये पहले भी न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं, अब भी न्यूट्रल ही है। क्यों? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। तो ज्यूटर आयन यानी अल्फा एमिनो एसिड कैसा बिहेव करता है? एम्पोथेरिक इन नेचर, यानी एसिड के जैसा भी और बेस के जैसा भी। मेरे बॉडी में कभी कभी ये बफर के जैसा बिहेव करेगा। दैट मींस बॉडी में अगर हल्का चेंजिंग हुआ एसिड का, तो वहां बेस का जरूरत है तो ये बेस के जैसा बिहेव कर जाएगा। अगर बॉडी को एसिड चाहिए तो ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा। मतलब थोड़ा सा चेंजिंग पे ये अपने आप को मैनेज करता है, ये इसका खास बात है। तो ये मेरा क्या हुआ? ज्यूटर आयन।
अगर यहां से हम देखें तो जितना भी अल्फा एमिनो एसिड है, अगर ग्लाइसिन को छोड़ दें, ग्लाइसिन क्या होता है, आर की जगह पे एच होता है, ध्यान दीजिए, H2NC, यहां पे भी H, ये भी H और ये COOH, ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन का। किसका, ग्लाइसिन का। अगर हम ग्लाइसिन को देखें तो इस कार्बन पे यहां पे भी H है और यहां पे भी H है, तो ये अकायरल नहीं है, यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कार्बन, देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, यहां पे 4 बॉन्ड बना रहा है। ये 4 ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तब ये क्या होता है, असिमेट्रिक होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन ग्लाइसिन के केस में देखिए, कार्बन यहां पे क्या हाइड्रोजन, यहां पे भी क्या हाइड्रोजन, तो दो सेम मॉलिक्यूल आ गया, तो जितने 20 अल्फा एमिनो एसिड है उनमें ग्लाइसिन ही एक ऐसा अल्फा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और जो रेस्ट 19 अल्फा एमिनो एसिड है क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट याद कीजिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में जो नेमिंग करते थे, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, तो वहां पे एल और डी वर्ड यूज होता था। तो कार्बोहाइड्रेट को किससे कंपेयर करते थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो अल्फा एमिनो एसिड में भी हम लोग यहां पे डी और एल यूज करेंगे, लेकिन किनके बेसिस पे, NH2 के बेसिस पे। याद कीजिए, कार्बोहाइड्रेट में अगर जो लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन होता था उसका राइट हैंड साइड OH रहता था, उसको D से रिप्रेजेंट करते थे, और लेफ्ट साइड OH होता था तो वहां क्या, L से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन यहां पे एमिनो एसिड में किससे देखना है, NH2 देखना है। अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड है तो ये क्या कहलाएगा, L अल्फा एमिनो एसिड, L अल्फा एमिनो एसिड। लेकिन यही अगर CHH, NH2 राइट हैंड साइड है, NH2 राइट हैंड साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, डी अल्फा एमिनो एसिड, डी अल्फा एमिनो एसिड। देखिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको छोटा छोटा ये सब दिया हुआ है, इसलिए हर एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्या किए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड पे, आप इसे नोट कीजिए। डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो याद कीजिए 1 to 4 लेक्चर में जो हम लोग कंप्लीट किए थे कार्बोहाइड्रेट, तो दो क्या होता था, मोनोसेक्राइड्स जब आपस में कनेक्ट होता था, वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकलता था, उन दोनों के बीच के बॉन्ड को क्या बोलते थे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते थे। तो कार्बोहाइड्रेट में जो लिंक है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसी टाइप का यहां पे 2 और मोर देन 2 अल्फा एमिनो एसिड जब आपस में कनेक्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहां पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट मान लीजिए एक ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2, यहां पे H और ये COOH, ये मेरा क्या है, ग्लाइसिन है। चलिए अब ले लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल एलानिन का। एलानिन क्या होता है, H2NC, R के जगह पे यहां पे H था, यहां पे R के जगह क्या होता है, CH3, HCOOH, ये होता है। ये मेरा क्या है, एलानिन है या एलानाइन जो आप बोलिए। ये क्या होगा, रिएक्शन करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस हाइड्रोजन को हम इस टाइप से लिखते हैं। चलिए इसे यहां पे HS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल को यहां से बाहर कर दीजिए, तो होगा क्या, देखिए C, इसके पास 2 हाइड्रोजन, CH2, NH2, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हुआ, NH से कनेक्ट हुआ, NH, और ये क्या है, CH, और यहां पे क्या है, CH3, C, ये क्या है, डबल OH। तो ये जो लिंकेज हुआ CONH, यही मेरा कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। तो देखिए CONH ये किस टाइप का बॉन्ड है, एमाइड। एमाइड तो यही होता है, ध्यान दीजिए CONH, ये मेरा क्या होता है, एमाइड होता है। इससे पहले अभी हम आपको बताए थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है। क्यों, समझिए, यहां पे क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे पार्शियली नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा, पार्शियली
पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके बॉन्ड बनाता है NH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस टाइप का ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो इस टाइप से हम क्या देखें कि जब दो अल्फा एमिनो एसिड मिलता है तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला, क्या निकला? वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O। तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोल रहे हैं। तो यहां पे आता है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। वो सब देखिए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर दो अल्फा एमिनो एसिड से मिल के बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। 3 अल्फा एमिनो एसिड है, आपस में मिला है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइपेप्टाइड। और 4 अल्फा एमिनो एसिड है तो उसे क्या बोलेंगे? टेट्रापेप्टाइड। तो दोनों में डिफरेंस देखिए। डाइपेप्टाइड मतलब समझिए, डाइपेप्टाइड कितने अल्फा एमिनो एसिड? 2 अल्फा एमिनो एसिड। ट्राइपेप्टाइड का मतलब ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड का मतलब 3 अल्फा एमिनो एसिड। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एमिनो एसिड का। लेकिन यहां पे कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है कि बताइए कितने इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर टेट्रापेप्टाइड होता, चलिए ए रिप्रेजेंट करा अल्फा एमिनो एसिड का, एक अल्फा एमिनो एसिड, दूसरा अल्फा एमिनो एसिड, तीसरा, और ये 4 अल्फा एमिनो एसिड। ये भी एक अल्फा एमिनो एसिड, ये भी एक अल्फा, और इस टाइप से ये मेरा क्या हुआ? टेट्रापेप्टाइड हुआ। लेकिन पेप्टाइड लिंकेज देखिए कितना है, एक यहां पे लिंकेज है 1, एक यहां पे लिंकेज 2, एक यहां पे लिंकेज 3। तो टेट्रापेप्टाइड मतलब उसमें 4 अल्फा एमिनो एसिड है, लेकिन टेट्रापेप्टाइड में अगर बॉन्ड का बात करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का बात करेगा, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होगा? 3 पेप्टाइड बॉन्ड। इसी टाइप का ट्राइपेप्टाइड बोलेगा तो 3 अल्फा एमिनो एसिड, 1 2 3, क्या हुआ? ट्राइपेप्टाइड। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मतलब पेप्टाइड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डाइपेप्टाइड 2 अल्फा एमिनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड 3 अल्फा एमिनो एसिड। तो 3 अल्फा एमिनो एसिड जब होगा तो उन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा 2 ही बॉन्ड होगा। तो ट्राइपेप्टाइड में पेप्टाइड लिंकेज कितना है? पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। कोई दिक्कत? तो इसी टाइप का जब मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड बनता है, आपस में लिंकेज करता है, तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। कब? जब मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होता है। और ऐसा पॉलीपेप्टाइड जो मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड, क्या? मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड, और एक कंडीशन क्या है? इसका जो मोलिकुलर वेट होगा या मोलिकुलर मास बात करें, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास 10,000 यूनिट से ज्यादा होगा। ठीक है, कितना? 10,000 यूनिट से ज्यादा होगा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। याद कीजिए फर्स्ट टाइम हम प्रोटीन का डेफिनेशन क्या दिए थे? पॉलीमर है किसका? अल्फा एमिनो एसिड का। तो मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड आपस में मिला तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड बोले। और इसी टाइप का मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 यूनिट से क्या होता है? ज्यादा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। यहां पे एक एक्सेप्शन आता है, इंसुलिन। क्या? इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होता है? 51 अल्फा एमिनो एसिड ही होता है। अभी हम क्या बोले? मोर देन 100 होना चाहिए, लेकिन इंसुलिन में 51 अल्फा एमिनो एसिड ही होता है। लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते? ये क्या है? एक प्रोटीन है जो डायबिटीज पेशेंट में यूज किया जाता है इंजेक्शन के तौर पे। तो यहां पे अब हम लोग क्या देखें? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट आते हैं क्या? क्लासिफिकेशन, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का। चलिए आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन के मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है, क्या? फाइब्रस प्रोटीन और सेकेंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? लॉन्ग थीन चेन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। यानी फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? लॉन्ग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल क्या क्या होता है देखिए, हेयर, बाल लंबा पूरा रहता है। वुल, जो अम्मी लोग घर में क्या करती है, जिसे स्वेटर वगैरह बुना जाता है, वुल। सिल्क, सिल्क क्या होता है? लॉन्ग होता है।
और लास्ट एग्जांपल मायोसिन जो मसल्स में पाया जाता है। तो ये सब किसका एग्जांपल है? फाइब्रस प्रोटीन का। उसी टाइप का अगर हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन देखें तो फोल्ड देमसेल्फ इन अ स्फेरिकल 3D स्पेस, यानी ये आपस में उलझा होता है 3D स्पेस में होता है। कौन? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अभी हम लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहां पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन का क्या एग्जांपल है? इंसुलिन जिसे डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता है, एल्ब्यूमिन जो एग में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी क्या है? एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अब समझिए सेकंड पॉइंट, वाटर इनसॉल्युबल। जो फाइब्रस होता है, क्योंकि देखिए बाल एक क्या है? फाइब्रस प्रोटीन, क्या वाटर इनसॉल्युबल होता है? नहीं, तो ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। लेकिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन कहां कहां पे काम करता है? बोन्स फंक्शन में, हेयर में। लेकिन वही अगर हम देखें ग्लोब्यूलर प्रोटीन फंक्शन ऑफ एंजाइम में काम करता है। तो ये आपके एग्जाम में डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये आप यहां पे 4 पॉइंट इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन का ही 4 टाइप, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। आप इसे नोट कीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यहां पे हम लोग प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। यहां पे आप जब बुक में स्टडी कीजिएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम लोग इसे सिंपल वे में समझते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता क्या है? ये रिफर करता है सीक्वेंस को। किसे? सीक्वेंस को, यानी एक के बाद कौन सा अल्फा एमिनो एसिड होना चाहिए, दूसरे के बाद कौन सा अल्फा एमिनो एसिड होना चाहिए, ये फिक्स होता है, ये पूरा सीक्वेंस फिक्स होता है। एक के बाद एक कौन सा अल्फा एमिनो एसिड होना चाहिए, क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये कौन रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अल्फा एमिनो एसिड होता है अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, हेमोग्लोबिन का एक एग्जांपल लीजिए। किसका? हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन में 574 अल्फा एमिनो एसिड होता है। अब देखिए हेमोग्लोबिन का काम क्या है? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना, कैरी करना। लेकिन जो 6 नंबर पे जो अल्फा एमिनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन वही 6 नंबर पे जब वेलिन आ जाता है, क्या होता है? वेलिन। तो उस हेमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल हेमोग्लोबिन। अब देखिए सिर्फ एक का नंबर गड़बड़ हुआ, 6 पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, कौन आ गया? वेलिन आ गया। अब ये हेमोग्लोबिन बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी कर ही नहीं सकता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो वहां पे हेमोग्लोबिन और सिकल सेल हेमोग्लोबिन है, ये अलग टाइप का प्रोटीन, दोनों अलग अलग प्रोटीन हो गया। यानी अगर सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो प्रोटीन भी क्या होगा? डिफरेंट टाइप का प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यही होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अल्फा एमिनो एसिड का एक अरेंजमेंट होता है। उस अरेंजमेंट के कारण यहां पे एक पार्टिकुलर शेप मिलता है। किसे? अल्फा एमिनो एसिड को, या फिर बोले तो प्रोटीन को। तो सेकेंडरी क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। प्राइमरी क्या है? सीक्वेंस है। तो इसी अरेंजमेंट के कारण हम लोग क्या देखते हैं? प्रोटीन का शेप, एक क्या उसका पार्टिकुलर शेप होगा, फिक्स होगा, वो कौन बताता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और सेकेंड जो स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है। दैट मींस सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। समझिए थोड़ा सा, अगर हम यहां पे देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या, अभी हम आपको बताएं कि ये एक सीक्वेंस है। तो चलिए इस टाइप का होगा, एक सीक्वेंस होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर का। क्या होगा? सीक्वेंस होगा, एक के बाद एक फिक्स होगा। ये क्या है? प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी। अब सेकेंडरी में क्या बोल रहे हैं? 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलिकल का फॉर्मेशन करता है। दैट मींस हम बोल सकते हैं, देखिए ये क्या है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। क्या है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये मेरा क्या है? सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंडरी है। तो और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जस्ट इस टाइप का होगा। ये क्या है? बीटा प्लेटेड। ये दोनों किसका है? सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। लेकिन एग्जाम में आया तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अब उसे थोड़ा हम समझते हैं। यहां पे समझिए, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? फर्स्ट राउंड का Ca और सेकेंड टर्न का NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन यहां विथ इन मोलिक्यूल बनता है, इसलिए अल्फा हेलिक्स में इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है।
और बीटा प्लेटेड सीट में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो एग्जाम में देखिए स्ट्रक्चर तो आता नहीं, लेकिन अगर आ गया तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम किसके आते हैं, अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर पे। तो देखिए अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर आप इससे पहले लिख लीजिए CONH CONH, इसी टाइप का 3 मॉलिक्यूल चलिए लिखते हैं CONH, ये हो गया। अब देखिए यहां पे अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर क्या है, आप इसे इस टाइप से लिखिए, ये बॉन्ड यहां से आएगा, ये यहां पे बनाएगा कार्बन के साथ, ये इस नाइट्रोजन से निकला इस टाइप का, आप इसे फिर कार्बन के साथ आइए, ये यहां पे इस टाइप का, तो ये क्या हुआ, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। आप एग्जाम में से बना सकते हैं। अभी हम क्या बताएं, एक राउंड का दूसरे राउंड के, अगर फर्स्ट राउंड का NH है तो दूसरे राउंड का क्या, CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, मतलब यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये मेरा क्या हुआ, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन बीटा प्लेटेड जो सीट स्ट्रक्चर होता है, ये फोल्डेड बुक के जैसा होता है। कैसा होता है, फोल्डेड बुक के जैसा। जस्ट लाइक एग्जांपल, ये देखिए, ये मेरा क्या होगा, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। लेकिन एग्जाम में क्या आप इसे दिखाइएगा, ऐसा तो नहीं ना। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है उसे समझते हैं। देखिए बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, उसे अब हम बनाते हैं। ये हुआ, आप इधर ले आइए, फिर से आते हैं, तो ये क्या है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। क्या है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। यहां पे जो CO होगा, ध्यान दीजिए O, यहां पे जो NH होगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ऑक्सीजन, यहां पे जो NH होगा, CO। एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो आप इस टाइप से इजी वे में बना सकते हैं कि बुक का स्ट्रक्चर देख के आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखिए विद इन मॉलिक्यूल है, तो अल्फा हेलिक्स में क्या हुआ, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये 2 देखिए, एक ये अलग लेयर हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये लेयर, तो ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग है, तो इन दोनों के बीच में आया, इसलिए यहां पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये मेरा क्या हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आप इसे नोट कीजिए। चलिए थर्ड क्या है, टर्सरी। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर बढ़ते चलते चले जाएंगे, स्ट्रक्चर उतना क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान दीजिए, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो देखिए किसका हम बात कर रहे हैं, टर्सरी का। तो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, ये मेरा सेकेंडरी, इसी को क्या कीजिए, यहां पे रोटेट कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया, टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इस टाइप का बहुत सारा टर्सरी स्ट्रक्चर को आप मिक्स कर दीजिए। ध्यान दीजिए, चलिए ये होता है, ये क्या था, टर्सरी स्ट्रक्चर था। इस टाइप का बहुत सारा स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो ये मेरा क्या बन गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी एक सीक्वेंस, सेकेंडरी क्या है, अरेंजमेंट है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर से रोटेट कर गया टर्सरी में, और बहुत सारा टर्सरी स्ट्रक्चर मिला, तो क्या बना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना। तो इस टाइप से आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप एग्जांपल से समझिए, हम लोग जब वॉशरूम में नहाते हैं तो क्या होता है, एक बाल गिरा तो एक लाइन के जैसा होता है, वो क्या हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब मेरा हेयर जमीन पे गिरा तो उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, तो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। लेकिन नहाते वक्त याद कीजिए, क्या एक ही बाल गिरता है, नहीं, बहुत सारा बाल गिरा, 2-3 बाल गिरा, तो आपस में क्या हुआ, उलझ गया, तो क्या हुआ, टर्सरी। लेकिन कुछ दिन के बाद बहुत सारा बाल का एक गुच्छा बन जाता है, वो मेरा क्या होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। यानी जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी की ओर बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। एक और एग्जांपल इसे आप समझ सकते हैं, हम लोग जो एयरफोन यूज करते हैं सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए, आप एयरफोन यूज कर रहे हैं, एक लाइन में है, तो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या करते हैं, उसे आसानी से अच्छे से उसको फोल्ड करते हैं, तो क्या हुआ, सेकेंडरी हुआ। फोल्ड करने के बाद मान लीजिए आप अपने पॉकेट में रख दिए, तो पॉकेट से निकालते कभी कभी क्या होता है, ज्यादा उलझा हुआ नहीं होता है, तो क्या हुआ, टर्सरी स्ट्रक्चर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एयरफोन है अपने अंदर बहुत सारा 3D स्ट्रक्चर पूरा फोल्डेड हो जाता है, तो क्या होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा।
तो इस टाइप से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब प्रोटीन का लास्ट टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब उस पर आते हैं, आप इसे नोट कीजिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना दैट मीन्स उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आ जाना ही क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है। देखिए यहां पे एक वर्ड यूज होता है नेटिव प्रोटीन। अभी हम लोग क्या देखे, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक सीक्वेंस था, सेकेंडरी में क्या था, अरेंजमेंट था। कहने का मतलब प्रोटीन का एक फिक्स्ड डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन होता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटिव प्रोटीन। और डीनेचुरेशन मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज कर देना क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब हम प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। हाँ, सेकेंडरी चेंज हो जाएगा, टर्सरी चेंज हो जाएगा, क्वार्टरनरी चेंज हो जाता है, लेकिन उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता है। यानी डीनेचुरेशन करने के बाद भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये डीनेचुरेशन होता कैसे है? तो यहां पे डीनेचुरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, उसका पीएच का वैल्यू चेंज कर देने से, या तो कोई एक डीनेचुरेशन एजेंट यूज करके हम लोग उसका क्या करते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। अगर डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तब बॉइलिंग ऑफ एग क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एक अच्छा एग्जांपल है। याद कीजिए, एग में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसका क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है, मतलब वहां पे क्या हुआ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हुआ। सेकंड एग्जांपल, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, तो ये भी क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। तो आज हम लोग कंप्लीट किए बायोमोलिक्यूल्स का एक अच्छा सा टॉपिक प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन इस लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स हैज 5 में कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।